हाय एवरीवन। तो अभी हम आगे करेंगे। ये पार्ट है थर्ड और इसमें हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। हम डायलॉग्स वाला टॉपिक कर रहे थे जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें समझी और हमने ये भी रिजर्वेशन जो कि आज के टाइम पे होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन कास्ट। ठीक है, इसमें रिलीजन का कुछ रोल नहीं होता। और हमने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में भी जाना था कि कैंडिडेट भी सेम रिलीजन के और जो वोट करेंगे वो भी सेम रिलीजन के ही होंगे। बाकी सभी जो हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट नहीं करेंगे इन कैंडिडेट्स के लिए। तो अभी हम आगे वाले उसको देखते हैं। और अभी हमने डिस्कस किया था अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में कि कैसे इस एक्ट ने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना दिया था। बहुत ज्यादा तो नहीं बनाया था पर बिल्कुल थोड़े परसेंटेज ऑफ पीपल वर एबल टू वोट इन द इलेक्शंस। ठीक है, जिसमें कांग्रेस, अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि कांग्रेस, देखो आपको पता होगा कि हमारा जैसे इंडिया था उस समय पे, तो एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और एक मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग जो थी वो थी मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर। तो ये कहते थे कि हम बेसिकली मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये पार्टी बनाई है। तो अभी आपने देख लिया कि 8 मतलब 11 में से 8 प्रोविंसेस तो किसके पास चली गई? कांग्रेस के पास। अब मुस्लिम लीग को पता चल गया कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हमेशा इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करेगी? अपना राज चलाएगी। तो बची कितनी? 3 सीट्स बची हैं, 3 प्रोविंशियल स्टेट्स की, है ना। तो फिर अब मुस्लिम लीग जो है वो इस बात के खिलाफ हो जाएगी। अब हम अगला पॉइंट कर रहे हैं, 7th पॉइंट, जो कि है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी हम ये चीज समझेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है। शुरू हुई थी सितंबर 1939 के अंदर। तो अभी क्या हुआ कि आपने वैसे छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एक एक्सिस पावर्स थी और एक अलाइड पावर्स थी। ये सिर्फ समझाने के लिए, ये लर्न करने के लिए नहीं है। एक्सिस पावर्स के अंडर जर्मनी आती थी। ठीक है, जिग, मैंने आपको पोल साइंस में भी ऐसे याद कराया, जिग, जी फॉर योर जर्मनी, आई फॉर इटली एंड जे फॉर जापान। ठीक है, अलाइड में ज्यादा अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो ये जो है वो बफ्स से बनी हुई है। तो ये 4 है, ये 3 है, आप देख सकते हो अक्षर। तो ये ब्रिटेन है, ये आपकी यूएस है, ये फ्रांस है और ये सोवियत यूनियन है। तो अब क्या हुआ आपको पता है, इन ग्रुप्स में जो है लड़ाई हो रखी है। तो एक्चुअल में क्या था कि हम, या फिर आप कह सकते हो महात्मा गांधी और नेहरू बेसिकली वो जर्मनी के खिलाफ थे। क्यों थे? क्योंकि जर्मनी में होता था हिटलर। हिटलर जो है वो एक ऐसा इंसान था जिन्होंने तो बोलना नहीं चाहिए, जिसने बहुत ज्यादा जो लोगों को मरवाया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। तो इसके अंडर होते थे नाजीज। तो महात्मा गांधी और नेहरू पर्सनली हिटलर को बिल्कुल डिसलाइक करते थे, इसकी वजह से जर्मनी के खिलाफ थे। अब क्या बात हुई कि इंडिया ने क्या कहा कि इनके साथ तो हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इधर जर्मनी, एक्सिस में तो जर्मनी है, हम नहीं इन्हें सपोर्ट करेंगे। दूसरी साइड ब्रिटेन है, मतलब जिसने हमारे ऊपर रूल कर रखा है वो है। तो अभी इंडिया ने कहा अगर तो ब्रिटेन, मिस ब्रिटेन, अगर आप हमें इंडिपेंडेंस देते हो तब तो हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इस वॉर के बाद जब वॉर खत्म हो जाएगी आप हमें इंडिपेंडेंस दे दोगे, हम पूरा सपोर्ट देंगे आपको, अदरवाइज नहीं। तो ये ब्रिटिश एम्पायर ने कहा नहीं, हमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो फिर ये बात हो गई। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। ब्रिटिश एम्पायर ने कह दिया कि नहीं, हमें ये बात मंजूर नहीं है कि हम तुम्हें इंडिपेंडेंस दे दें। अब क्या हुआ कि 8वां पॉइंट है सत्याग्रह आफ्टर रिफ्यूजल। अब इन्होंने तो कह दिया कि हम नहीं इंडिपेंडेंस देंगे, मतलब एक चीज वो होगी कि हम कब से स्ट्रगल कर रहे हैं और ये अभी भी मना कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि सत्याग्रह होने शुरू हो गए फिर से अक्टूबर 1939 के अंदर। फिर उसके बाद कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर 1940 और 41 के अंदर अलग अलग सत्याग्रह करे। अभी क्या होगा? अभी आपने देखा प्रोविंशियल इलेक्शन हुए हैं कब? 1937 में। 35 का एक्ट था।
ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके जो ये रूल्स बनाए गए उसके अकॉर्डिंगली 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, अभी पढ़ा हमने, जिसमें 8 प्रोविंसेस में जो है कांग्रेस जीत जाती है 11 में से। अब क्या हो गया, मुस्लिम लीग कांग्रेस के खिलाफ हो जाती है। तो फिर अब मुस्लिम लीग कहना शुरू करती है कि हमें क्या चाहिए, अपना पाकिस्तान चाहिए फॉर मुस्लिम्स। तो फिर अभी डिमांड फॉर पाकिस्तान अगला टॉपिक है। डिमांड फॉर पाकिस्तान में क्या है कि मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन निकाला, ठीक है, जिसे कि एक तरह से आप कह सकते हो 2 नेशन थ्योरी, ये चीज एक्स्ट्रा है पर ये पोल साइंस में भी है, 2 नेशन थ्योरी। इसके अंदर क्या था कि जो मुस्लिम लीग है उसने कहा कि ये जो ब्रिटिश इंडिया है वो 2 कंट्रीज हैं, एक इंडिया है जो कि हिंदूज के लिए है और एक पाकिस्तान है जो कि मुस्लिम्स के लिए है, तो हमें पाकिस्तान चाहिए। तो एक रेजोल्यूशन पास किया फॉर द सेपरेट नेशन नोन एज पाकिस्तान, ठीक है। अभी पहले क्या होता था, इंडिया खिलाफ था ब्रिटिश एम्पायर के, है ना। अभी क्या हो गया कि पहले तो हम यूनाइटेडली लड़ रहे थे, अब हम एक दूसरे में भी लड़ रहे हैं और ब्रिटिशर्स के साथ भी लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग वर्सेस योर ब्रिटिश एम्पायर हो गया, मतलब अब हमारे में यूनिटी नहीं रही, ठीक है। तो मतलब ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है, मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम्स को कन्विंस करते हैं, बहुत सब कुछ चलता है। तो मुस्लिम्स जो हैं वो पाकिस्तान के फेवर में आते हैं, कुछ मुस्लिम्स नहीं आते फेवर में, तो इसकी वजह से एक तरह से दरार पड़ जाती है पूरे ब्रिटिश इंडिया के अंदर। जब जुड़ा हुआ है इंडिया प्लस पाकिस्तान तो उसे ब्रिटिश इंडिया, मतलब वो जुड़ा हुआ था अभी तक, ठीक है। अब जब वो इंडिपेंडेंस के बाद जब वो पार्टीशन कर दिया जाएगा तो वो इंडिया और पाकिस्तान हो जाएगा। अभी उसके बाद देखो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के बारे में क्या दे रखे हैं। अभी 1942 के अंदर क्या होता है कि जो हमारे एक पीएम होते थे उस टाइम पे ब्रिटेन के, ठीक है, ब्रिटेन के पीएम होते थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। अभी विंस्टन चर्चिल काफी ज्यादा कॉन्जर्वेटिव थे, ठीक है, मतलब मॉडर्न सोच के नहीं थे कि हम कोई समझौता करके छोड़ देते हैं कि एटलीस्ट शांति रहे इंडिया के अंदर, नहीं, इन्हें तो अपनी ब्रिटिश एम्पायर को सही सलामत रखना है, ठीक है। दे डू नॉट वांटेड ब्रिटिश एम्पायर टू लिक्विडेट, मतलब बिखर ना जाए हमारी एम्पायर, ऐसा ना हो जाए। तो इस बात के बड़े वो थे कि सपोर्टर थे कि हमें ब्रिटिश एम्पायर को टूटने नहीं देना। तो फिर इन्होंने क्या करा, विंस्टन चर्चिल ने सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को इंडिया में भेजा, ठीक है। इन्होंने बात करी गांधी जी और कांग्रेस के साथ, ठीक है। तो फिर कोई ज्यादा बात नहीं बनी, ठीक है। इन्हें क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं, ये क्रिप्स मिशन था, मतलब मिशन का क्या मतलब है, वो इंडिया में आए हैं बात करने के लिए कि हमें क्या करना है, ब्रिटिश एम्पायर यहीं पे रहेगी। तो फिर अभी इन्होंने क्या कहा कि हमें तो अपनी ब्रिटिश एम्पायर वैसे ही रखनी है। तो फिर कांग्रेस और गांधी जी ज्यादा इसके सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि आपको पता है इंडिपेंडेंस तो चाहिए ही। अब इंडियन डिफेंस मेंबर ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव कैबिनेट, ये थोड़ा अजीब पॉइंट है, मैंने इतना इस पे नहीं पढ़ा है, तो प्लीज आप एक बार इस पे रिसर्च करिए, ठीक है। ये चीज क्या है, ये एंड की लाइंस हैं कुछ जो मुझे जब मैं क्लास 12th में थी तब भी इतनी क्लियर नहीं हुई थी, और मैंने अभी मॉडर्न इंडिया को बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ा है, तो फिर ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि गलत ना बताने से अच्छा है कि हम बता दें कि ये चीज इतनी क्लैरिफाइड मुझे नहीं है। तो अभी अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। मे बी आई विल राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी, मैं कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगी अगर मुझे इस बारे में समझ आया, मैं अपने टीचर्स के साथ बात करके, ओके। अभी हम अगला टॉपिक करेंगे, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये क्या है कि अगस्त 1942, वेरी इंपॉर्टेंट डेट टू लर्न, ठीक है। देखो, डिमांड फॉर पाकिस्तान एक रेजोल्यूशन पास किया था मार्च 1940 में, ठीक है, मार्च 1940 में, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब अगस्त 1942 इंपॉर्टेंट है। अभी देखो 1942 भी याद रखोगे ना तो भी ज्यादा सही रहेगा कि 5 साल पहले, और यहाँ पे देख सकते हो कि हमें इंडिपेंडेंस कब मिली है, 1947 में, ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं कि 5 साल पहले क्या हुआ था, क्विट इंडिया हुआ था। और
7 साल पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान की डिमांड के लिए रेजोल्यूशन हो गया था, मतलब 7 साल लग गए मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनवाने में। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो एक मास मूवमेंट थी, यहाँ पे यंग जो लोग थे, हमारे जैसे यंग लोग, उन्होंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। तो दिस वाज द थर्ड मेजर मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जैसे एक क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन हो गया, ठीक है। अब ये क्विट इंडिया हो गया। तो ये 3 मेजर मूवमेंट्स हैं जो कि, तो महात्मा गांधी जेल में थे तो यंग एक्टिविस्ट ने स्ट्राइक करी और मतलब बहुत पार्टिसिपेट किया। और सोशलिस्ट मेंबर्स जो कांग्रेस के थे, सोशलिस्ट कौन होते हैं, जो कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसका ये नजरिया रखते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसे पुअर लोगों को अपलिफ्ट करने में बहुत सारी योगदान डालना है ताकि पुअर लोगों को वो अपलिफ्ट कर सकें। तो फिर सोशलिस्ट मेंबर्स थे वो अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस कर रहे थे, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, जिसमें से जयप्रकाश नारायण एक लीडर थे। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है एक तरह से प्रोक्लेम कर दी गई, अनाउंस कर दिया गया सतारा के अंदर जो कि वेस्टर्न इंडिया के अंदर है, और मदीनीपुर जो कि ईस्टर्न इंडिया में है। देन ब्रिटिश जो है अब काफी ज्यादा परेशान किए, क्या कर दिया भाई इंडियंस ने, बड़े मतलब वो हो रहे हैं कि बहुत ज्यादा इनके मन में जोश आ गया है कि हमें तो बस इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इन्होंने सप्रेस करने की कोशिश करी और लगभग 1 साल लग गया पूरे इंडिया को शांत करने में। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है वर्क ऑफ मुस्लिम लीग। जहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही है, मुस्लिम लीग जो है वो क्या काम कर रही है, अपना एक्सपैंड कर रही है मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी को। जैसे पंजाब और सिंध के अंदर इन्होंने लोगों को बहुत कन्विंस कर लिया। तो जहाँ पे मुस्लिम लीग को कोई जानता इतना नहीं था, इन्फ्लुएंस इतना नहीं था, पंजाब और सिंध जैसी, जैसे आपको पता ही है जैसे ये पाकिस्तान है और ये हमारा इंडिया है, तो ये पाकिस्तान के अंदर ये जो पंजाब और सिंध वाला एरिया ना, यही पाकिस्तान बनता है। तो इन्होंने ये जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी तब ही इन्होंने अपना ज्यादा प्रचार प्रसार कर लिया था। उसके बाद जो आपका महात्मा गांधी है वो बाहर आते हैं, ठीक है, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि बात को सुलझाइए, ये बात इंडिया की है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये इंडियंस की बात है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी चाहते थे, कभी भी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, ठीक है, कि इतनी ज्यादा वायलेंस हो कि हिंदू मुस्लिम को मारे, मुस्लिम हिंदू को मारे, ठीक है। हमें हमेशा ये समझना चाहिए, मैं जैसे आर्टिकल्स पढ़ती रहती हूँ तो उसमें ये चीज बताई गई है कि हम सोचते हैं कि हिंदुओं को मारा गया बाय मुस्लिम्स, हम उल्टा नहीं सोचते, दोनों तरफ से हो रहा था ये सब कुछ। तो हमें अपनी आइडियोलॉजी को ब्रॉड रखना चाहिए। अभी मतलब ये सब कुछ हो रहा था जून 1944 के अंदर, तो इतनी छोटी छोटी डेट्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है, पर यह है कि महात्मा गांधी ने कोशिश करी कि दोनों में बात सुलझा ली जाए। अब क्या हुआ, तो अब 1945 का समय आता है जब ब्रिटेन में एक लेबर गवर्नमेंट आती है। तो अभी ये जो ब्रिटेन के अंदर ये जो गवर्नमेंट आती है ना, ये काफी, जैसे हमने विंस्टन चर्चिल के बारे में पढ़ा जो तो चाहते ही नहीं थे कि हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए, पर अब चेंज आ गया ब्रिटेन के अंदर 1945 में कि इंडिपेंडेंस हमें देनी है इंडिया को। तो अभी इसके अंडर कौन थे, वाइसरॉय लॉर्ड वेवल, ठीक है। अब वेवल क्या कर रहे थे कि दोनों के साथ बातचीत करने की कोशिश करी इन्होंने कि आपको इंडिपेंडेंस देनी है, अब आप सोचिए कि क्या करना है, ठीक है। विंस्टन चर्चिल पीएम थे, ये वाइसरॉय थे, मतलब इंडिया के टॉप पे। अभी हमारा 5th पॉइंट है 1946 प्रोविंशियल इलेक्शन, लेजिस्लेचर इलेक्शन। अभी फिर से देखो 37 के अंदर 1937 में हुए थे, फिर अब 1946 के अंदर हो रहे हैं, मतलब लगभग 9 साल बाद। अभी क्या होता है कि फिर से वही सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। मतलब अभी हमें अगले साल तो इंडिपेंडेंस मिलनी है, उससे 1 साल पहले भी ऐसा सेम हो जाएगा। अभी मुस्लिम लीग को झटका लगा था इन 37 की हमें तो रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं रही, उन्हें ऐसे लगा कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम्स की सुनेगी ही नहीं, और हम हैं जो मुस्लिम्स के लिए काम करना चाहते हैं और हमें भी इतनी कम सीट मिली है।
और फिर 46 के अंदर भी क्या होता है कि जो जनरल सीट्स थी, मतलब जहां पे हर एक पार्टी खड़ी हो सकती थी, वहां पे हर एक जगह कांग्रेस जीत गई। जहां पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स वाली पार्टी या मुस्लिम वाले कैंडिडेट ही खड़े होने थे, वहां पे सिर्फ मुस्लिम लीग काफी मेजोरिटी से जीत रही थी। पर ये तो बहुत थोड़ी सीट्स थी ना, ये ज्यादातर सीट्स थी। तो इन्होंने देख लिया कि हमारे साथ गलत हो जाएगा जब इंडिया, अगर हम इकट्ठे रह लिए तो देयर विल बी अ कंप्लीट पॉलिटिकल पोलराइजेशन, मतलब इंडिया के अंदर पॉलिटिकली पोलराइजेशन हो गया। मतलब मान लो ये कोई पोल है, एक पार्टी इस नजरिए से कुछ बोल रही है और एक कुछ बोल रही है, मतलब इतना इतना डिवीजन आ गया, तो इसे पोलराइजेशन बोलते हैं। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो बहुत ज्यादा अलग हो गई। मुस्लिम लीग को कोई विश्वास नहीं कांग्रेस के ऊपर, इस तरीके से सारी चीजें हो रही थी। अब कैबिनेट मिशन जो है वो फेल हो गया। अभी हम पार्टीशन वाले चैप्टर में ये पढ़ते हैं कि कैसे कैबिनेट मिशन ने हमारे पास ऑप्शंस रखे थे कि ऐसा ऐसा हो जाए, फिर आपको इंडिपेंडेंस मिल सकती है। तो मुस्लिम लीग को बड़ी प्रॉब्लम हुई कैबिनेट मिशन से। तो 1946, ये भी एक साल पहले ही इंडिपेंडेंस से आई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ऐसे बताया गया था कि देखो फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, कि मान लो आपका ये मतलब ये आपकी कंट्री है, आपकी कंट्री को ऐसे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया या फिर प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि आपका एक होती है जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे अभी हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, उसे प्रोविंसेस की तरह कर दिया। कैबिनेट मिशन कहती है कि हम प्रोविंसेस को, यानी कि ये जो छोटी छोटी स्टेट्स बना दी हमने, इसे ज्यादा पावर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत कम देंगे। तो चाहे आप मान लो आपकी मुस्लिम लीग यहाँ पे और एक यहाँ पे, बाकी सभी में कांग्रेस है, तो मुस्लिम लीग इन दोनों एरियाज में अपनी जितनी ऑटोनॉमी यूज करना चाहती है वो कर सकती है, मतलब उसके पास पूरी पावर्स होंगी। अगर मान लो अब सारे में कांग्रेस है, मान लो यहाँ पे कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, पर उसके पास पावर बहुत कम होगा, ये कैबिनेट मिशन का कहना था। पर मुस्लिम लीग नहीं मानी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि 16 अगस्त 1946, अभी एक साल पहले ही हम चल रहे हैं, और 16 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त को तो हमें अगले साल वो मिलनी है इंडिपेंडेंस। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करी। इसमें क्या था कि इन्होंने कहा कि वी विल डिमांड, देयर विल बी अ डिमांड फॉर पाकिस्तान, किसी भी वे में हम पाकिस्तान को बनवा कर रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा वायलेंस हुई, ठीक है, कोलकाता के अंदर जो कि बंगाल में है, और बिहार में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ। तो इसमें हो क्या रहा था, ऐसे नहीं था कि मुस्लिम्स ही हिंदू को मार रहे थे, हिंदू भी मुस्लिम को मार रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा वायलेंस होगी इस डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन चाहिए। तो दोनों रिलीजन एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मतलब वायलेंटली पेश आए। उसके बाद 8वां पॉइंट है इंडिपेंडेंस। लॉर्ड माउंटबेटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइस रहे हैं हमारे, जिनके कार्यकाल में हमें इंडिपेंडेंस मिली है। तो अभी क्या हुआ कि हमारे लॉर्ड माउंटबेटन आए, इन्होंने बातचीत करी, तो फिर बातचीत में इतना ज्यादा सुलझा नहीं। ये बने थे फरवरी 1947 में, ठीक है, अगस्त में तो हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। तो फिर अब माउंटबेटन जो है आपके, उन्होंने बहुत बातचीत करी, ज्यादा कुछ कंक्लूजन नहीं निकला कि हम साथ में रह लें, ऐसा हो नहीं पाया। तो फिर माउंटबेटन ने कहा कि आप इंडिपेंडेंट तो हो रहे हो, पर आप डिवाइड भी हो रहे हो। तो मतलब अब हम पार्टीशन हो रही थी, अब मतलब जैसे आपका अगले वाला चैप्टर है ना, वो इतना ज्यादा एक तरह से आई ओपनर है कि कितना सब कुछ बुरा हुआ था उस समय पे, कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के खिलाफ हो रहा है, और कोई एक ही रिलीजन दूसरे रिलीजन के लिए नहीं, दोनों साइड से, ठीक है। और कहीं आप उसमें ये भी देखोगे कि
ऐसा नहीं था कि मान लो कि किसी हिंदू ने हर एक मुस्लिम के खिलाफ है, ऐसा नहीं था। बहुत सारे उसमें ऐसे एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे कि कैसे एक मुस्लिम ने एक हिंदू इंसान की जान बचाई, कैसे एक हिंदू ने एक मुस्लिम इंसान की उस समय पे जान बचाई। तो ह्यूमैनिटी बहुत लोगों में थी, पर कुछ लोग ऐसे थे जिनकी वजह से इतना सब कुछ हुआ। तो मतलब ये सब कुछ हुआ। आप अगला चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, 15th वाला है, वो हम कर लेंगे। तो अभी हम द लास्ट हीरोइक डेज वाला टॉपिक करने वाले हैं। 2 टॉपिक रह गए हैं और हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो फिर अभी क्या है, महात्मा गांधी जो है बहुत दुखी थे। फर्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी सॉरो, कि 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ कि वो दिल्ली में नहीं थे, वो कोलकाता में थे। ठीक है, उन्होंने एक दिन का 24 घंटे का फास्ट रखा था, व्रत रखा था। उन्होंने कहा कि हमें इंडिपेंडेंस मिली है, पर एक ऐसा प्राइस चुकाना पड़ा हमें इस इंडिपेंडेंस के लिए कि हम अलग हो गए, कि हमें डिवाइड कर दिया गया। तो अभी एक डीजी तेंदुलकर हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि क्या चल रहा था कलकत्ता में जब वो थे। तो ही अपील्ड टू सिख, हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू फॉरगेट द पास्ट एंड एक्सटेंड हैंड्स ऑफ फेलोशिप, कि महात्मा गांधी सभी को समझा रहे थे कि जो भी हुआ है, ठीक है, उसे हमें भूलना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ दोबारा से हारमोनियसली रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि डीजी तेंदुलकर बताते हैं कि ही वेंट टू हॉस्पिटल्स एंड रिफ्यूजी कैंप्स, कि लोगों को एक तरह से बहुत ज्यादा, मतलब आप वो भी देखोगे ना 1947 एक मूवी है, तो वो भी मैंने देखी थी। तो उसमें भी आप देखोगे तो मतलब बहुत एक तरह से मार्मिक दृश्य, बहुत बुरा, कि एटलीस्ट हमें ये समझाते हैं कि हमें रिलीजियसली ओपन माइंडेड होना चाहिए। उसके बाद थर्ड जो है वो है इंडिया एज सेकुलर कंट्री। ठीक है, मतलब कि गांधी और नेहरू ने कांग्रेस रेजोल्यूशन के अंदर कहा कि हम 2 नेशन थ्योरी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब कि पाकिस्तान बने, हम एक देश नहीं है, हम मुस्लिमों का दूसरा देश, हिंदुओं का अगला देश। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पर हम ऐसा जरूर इंश्योर करेंगे कि अब जो हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटीज रह गए हैं, जैसे सिख हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं, इन सभी का जो है हम पूरी अच्छी तरीके से इन्हें राइट्स प्रोवाइड करेंगे। हम इनके साथ कोई भी अनपार्शियलिटी नहीं करने वाले। उसके बाद तो इंडिया ने कहा कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स एंड मेनी रेसेस एंड इट मस्ट रिमेन सो, कि हम पहले से बहुत डाइवर्स थे और अब भी हम डाइवर्स रहने में बहुत खुश हैं, और हम पूरा कोशिश रखेंगे कि सारी माइनॉरिटीज कौन सी होती हैं, जैसे मान लो ये आपकी कंट्री की पॉपुलेशन है और मान लो मान लो कुछ लोग ये हिंदी बोलते हैं और सिर्फ इतने लोग जो हैं वो मान लो पंजाबी बोलते हैं, तो ये वाले लोग जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गए, मतलब इनके नंबर बहुत कम है। उसी तरीके से मतलब रिलीजन का लगा लो किसी भी तरीके से, तो वो माइनॉरिटीज होती हैं। उसके बाद कि वी विल एश्योर द माइनॉरिटीज इन इंडिया दैट इट विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी देयर सिटीजन्स राइट अगेंस्ट अग्रेशन, कोई भी अग्रेशन नहीं किया जाएगा। गांधी जी के क्या एफर्ट्स थे और एजिटेशन उनके खिलाफ क्या क्या हो रही थी। तो वो पहले बंगाल में थे, फिर दिल्ली में गए, फिर पंजाब में गए, लोगों के साथ बात करी, क्योंकि बहुत सारी फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया था। तो ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरे हालात थे और रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ रहा था। आप एक बारी सोच के देखो, जैसे आपको अपना घर छोड़ के आपको सारी चीज़ें यहीं पे रहेंगी और आपको कहीं और जाना पड़ रहा है और आपको मिलेगा भी नहीं वो सब कुछ, चाहे जितना मर्जी बड़ा घर था। और मतलब बहुत दुखी थे लोग, और महात्मा गांधी ने अपना पूरा वो किया कि लोगों के साथ जाके मिले और उन्हें समझाएं। तो अभी क्या हो रहा था कि अभी जो हमारे यहाँ के हिंदू थे वो महात्मा गांधी को किस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू और सिख रह गए हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं बोल रहे हो, ठीक है, और जो पाकिस्तान के मुस्लिम हैं या पाकिस्तान
पाकिस्तान के बारे में आप सब कुछ बोल रहे हो कि ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान हमारे भाई हैं, ये वो कह रहे कि आप इनके लिए क्या कर रहे हो कि जो पाकिस्तान में हिंदू और सिख रह गए हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम रह गए हैं या फिर जान के रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर ही रहना है, मैं उनके लिए क्या कर पा रहा हूं जो मैं इनके लिए भी कुछ करूं। तो उन्होंने कहा कि पहले इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं पहले उनके लिए तो कुछ किया जाए। तो महात्मा गांधी के बहुत सारे क्रिटिक्स भी आ गए थे। तो महात्मा गांधी ने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि वर्स्ट इज ओवर, कि जो बहुत ज्यादा बुरा टाइम था अब वो चला गया है। तो जैसे वो स्पीच वगैरह देते थे तो 20 जनवरी 1948 के अंदर क्या हुआ कि महात्मा गांधी को मारने की कोशिश की गई, ठीक है। फिर भी उन्होंने ऐसे सिक्योरिटी वगैरह नहीं ली, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ, 26 जनवरी 1948 को उन्होंने कहा कि इक्वालिटी होगी हमारे नेशन में, और ऐसे नहीं होगा कि मेजॉरिटी मतलब हिंदूज हो गए, वो माइनॉरिटी मतलब इंडिया के मुस्लिम्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं करेंगे, और ताकि कि हमें इंडिया और पाकिस्तान को एज ब्रदर्स ही रहना चाहिए, ताकि हमें एक दूसरे के खिलाफ कोई तीसरा देश आके यूज ना करे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि 30 जनवरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट डेट है, 30 जनवरी 1948 में क्या हुआ कि एक यंग ब्राह्मण नाथूराम गोडसे नाम का एक इंसान था, ठीक है। वो ब्राह्मण परिवार से था और वो काफी यंग था, पुणे में रहने वाला था, और ये एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर काम करता था, ठीक है। न्यूज़पेपर की जो भी एडिटोरियल्स वगैरह जो भी करता था। तो अभी क्या हुआ कि आप देख सकते हो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मतलब कट्टर हिंदू होना। अभी इन्हें लगता था कि महात्मा गांधी जो है वो अपीजर ऑफ मुस्लिम्स है, मतलब ये मुस्लिम के साइड है महात्मा गांधी, ठीक है। तो इनकी आइडियोलॉजी कुछ ऐसी थी कि इन्होंने महात्मा गांधी को शूट करा, ठीक है। तो महात्मा गांधी की वहीं पे डेथ हो जाती है। अब देयर वर ट्रिब्यूट्स टू महात्मा गांधी, वो सारे मतलब जो न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स महात्मा गांधी के बारे में कुछ भी लिखते थे, अभी जैसे कि ही वॉज इमासिएटेड सेंट, कि वो चल नहीं पा रहे, तो अभी वो सारे जैसे टाइम मैगजीन हो गई और जॉर्ज ऑरवेल, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन सभी ने क्या महात्मा गांधी की डेथ पे काफी अपना ट्रिब्यूट दिया, ठीक है, अपना दुख जताया। और कहा गया जैसे अब्राहम लिंकन को किसी एक बायगॉट इंसान ने, मतलब कि जो ऐसे समझते हैं ना कि गोरा काला, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट इकट्ठे नहीं रह सकते, कि ब्लैक्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये सारी, या फिर हिंदू मुस्लिम, तो उन्हें बायगॉट बोलते हैं। तो ऐसे ही एक बायगॉट इंसान ने अब्राहम लिंकन को भी मार दिया था। तो अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी की कंपैरिजन किया गया कि ये दोनों इंसानों ने इतने बड़े कॉज के लिए ये लड़े और ऐसे लोगों ने उनकी असैसिनेशन कर दी, ठीक है। अभी हम लास्ट टॉपिक पे आ गए, नोइंग गांधी। इसके अंदर मेजरली हम बात करेंगे कि हमें गांधी जी के बारे में कहाँ कहाँ से पता चला है। तो सबसे पहली बात है पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट। पब्लिक वॉइस का क्या मतलब है, स्पीच। प्राइवेट स्क्रिप्ट मीन्स जितने भी ये लेटर लिखते थे, तो कुछ ऐसी जैसे लीडर्स होते हैं, तो कई लेटर्स जैसे मान लो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को लिखे, ठीक है, तो ऐसे कुछ प्राइवेट लेटर्स, और या फिर वो पब्लिकली जो माइक में बोलते थे, ठीक है। दो चीजें हमारे पास हैं। अब इन दोनों में अंतर रहता है। स्पीचेस में हमें पता है कि वो क्या है, पब्लिकली कुछ बता रहे हैं, और प्राइवेट लेटर में क्या होता है कि वो अपना जो भी परेशानी है या फिर कोई उन्हें बात लगती है जो प्राइवेटली लीडर्स के बीच में ही हो सकती है, ठीक है, जिसमें अगर मान लो वो उन्हें किसी बात पे कोई प्रॉब्लम है वो उनके साथ डिस्कस करने के लिए, तो उस समय पे तो हम पत्र लिखते थे, व्हाट्सएप नहीं होता था, तो एंगर पेन को अपना बताने के लिए तो प्राइवेट लेटर्स में ऐसा होता था, ठीक है, ये डिफरेंस रहता था। पर अगर हम देखें ना, इन लीडर्स को पता होता है कि अगर कभी इन फ्यूचर ये जो लेटर्स हैं वो कभी पब्लिश हो गए तो जो लीडर्स हैं उस समय पे ये सोच समझ के ही लिखते थे, ठीक है। लेटर्स में कुछ ज्यादा वो नहीं लिखते थे, तो इसकी वजह से ये जो पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब लेटर्स में हमें कुछ ज्यादा ही सीक्रेटिव चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है।
तो ये चीज इस चीज को कम करती है कि उन्हें भी पता होता है कि शायद पब्लिश ना हो जाए। तो ऐसे लेटर्स जो हैं हरिजन नाम की जर्नल में मिलते हैं, और एक अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स टू नेहरू। महात्मा गांधी ने जो नेहरू को जितने भी लेटर्स लिखे थे, तो वो नेहरू ने सिलेक्टिवली क्या किए, वो इस टाइटल से पब्लिश किए हैं, ठीक है। उसके बाद बायोग्राफीज, जो महात्मा गांधी के ऊपर बायोग्राफी लिखी गई है। तो इसमें क्या होता है कि बायोग्राफी क्या होती है, किसी भी इंसान की लाइफ के ऊपर बुक लिखी हुई। तो इसमें बहुत सारी ह्यूमन डिटेल्स होती हैं। दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट, मतलब सोच समझ के लिखते हैं, सभी इम्पोर्टेंट होते हैं ये। पर ये बात है कि हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ती है कि उन्होंने क्या क्या चीजें हमें नहीं बताई, क्योंकि एक इंसान है, वो किसी और इंसान के बारे में अपने व्यू के अकॉर्डिंग लिखता है ना। तो किसी बात पे अगर चुप्पी है, मान लो कोई इंसिडेंट हुआ था उस इंसान की लाइफ में और वो बायोग्राफी में नहीं दे रखा, तो उसके पीछे क्या राज हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें बायोग्राफीज से हमें उनके बारे में पता चला है थ्रू पुलिस आइज। थर्ड चीज है कि जो पुलिस है, मैंने आपको बताया था जैसे सॉल्ट सत्याग्रह के अंदर कैसे पुलिस जो है वो मतलब बताती थी कि वो ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो दे कैन बी असेस्ड नाउ इन द आर्चीव्स। जैसे हमारे पास म्यूजियम्स वगैरह हैं, वहां पे हमें मिलती हैं ये सारी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं। जैसे फोर्टनाइटली रिपोर्ट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज या 2 वीक्स। फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स सॉल्ट मार्च के ऊपर बाय होम डिपार्टमेंट अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर लिखी गई थी, ठीक है। अभी हम ये बात करेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती थी, ठीक है। ये इसमें ऐसे बताया जाता है कि जैसे सॉल्ट मार्च है, उसमें ऐसे बताया कि ये ड्रामा चल रहा है, ठीक है, ये ज्यादा कुछ है नहीं है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना जो डेली रूटीन का काम है, एंड दे आर बिजी। कोई महात्मा गांधी के साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ऐसी सारी चीजें जो अपने पॉलिटिकल व्यू के अकॉर्डिंगली लिखी गई हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर का देखो, न्यूज़पेपर उस टाइम पे बहुत छपते थे, तो इंग्लिश के भी और अलग अलग इंडियन लोकल लैंग्वेजेस की भी। और ऐसा नहीं है कि ये अनप्रेजुडिस्ड है, मतलब किसी का बायस्ड व्यू पॉइंट नहीं लिखा गया इसके अंदर। सभी लोगों के अपने अपने पॉलिटिकल ओपिनियन होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से वो लिखते हैं, उस हिसाब से वो सोचते हैं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि लंदन के अंदर जो न्यूज़पेपर छपता था और हमारे यहाँ पे जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर छपता था, उसमें क्या फर्क होगा। अब लंदन का जो न्यूज़पेपर है वो ब्रिटेन का या ब्रिटिश एम्पायर का कभी बुराई तो करेगा नहीं ना। तो वहां पे क्या होएगा, इंडिया के लीडर्स को बुरा बोल देंगे या कुछ बोल देंगे। नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर क्या है, वो हमारी कंट्री के तरफ प्रेम, हमारे लीडर्स को अच्छा बताएंगे, ठीक है, और ब्रिटेन की कमियों को बताएंगे। तो ये सब कुछ आपके चैप्टर में था। आई होप आपको समझ में आया हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।